हेलो चैंपियंस, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम भारत और कनाडा का जो संबंध है, जैसे कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देखा होगा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, उनकी क्वेरी थी कि क्वेरी क्या आप कहेंगे कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं। लोगों ने कई और जगहों से पढ़ा, बट वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते थे। तो इसमें खलिस्तानियों के बारे में वो चाहते थे कि मैं उनको पूरी डिटेल बताऊं, और खलिस्तान मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, भारत कनाडा संबंध पहले कब से स्टार्ट होते हैं, हमारे संबंध कैसे रहे हैं और कब कब हमारे संबंधों में खटास आई है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो सिर्फ इसको यूपीएससी या यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस के आईआर सेक्शन से रिलेट करना चाहते हैं। उनके लिए भी ये यूज़फुल है जो इसको ऑप्शनल के तहत, जिन्होंने पीएसआईआर ऑप्शनल ले रखा है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके लिए भी ये कारगर होगा। और जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है नेट जेआरएफ के लिए। और उसके साथ ही साथ ये उन सभी भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक है इसको जानना जो इस मामले में रुचि रखते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इस चीज़ में जानने के लिए। तो उन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस लेक्चर में फैक्ट्स को भी कंक्लूड किया है जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हमने एक इसको स्टोरी लाइन में हम इसको लेकर आए हैं जो कि एक आम लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए हम जो है आज का लेक्चर शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भारत और कनाडा के संबंध हैं उनका इतिहास क्या है, उनका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। हम उसके साथ आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भारत कनाडा संबंध, इंडिया कनाडा रिलेशंस, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको किसी भी पॉलिटिकल मोटिव के लिए हमारी लेक्चर को, हमारी किसी क्लिप को आप यूज़ ना करें, क्योंकि हमारा इस टॉपिक को समझाना हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। सिर्फ हमारा एक और एक मोटिव है, वो है एजुकेशनल मोटिव, ठीक है। हमारा केवल शैक्षिक उद्देश्य है इसको समझाने का, हमारा कोई इसमें राजनीतिक उद्देश्य निहित नहीं है। ना तो हम किसी पार्टी से संबद्ध हैं, और ना तो हम जो है किसी भी राजनीतिक लाभ को हम लेना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमारे जो भारत कनाडा संबंध हैं उनके बारे में, और ये क्यों हाल में न्यूज़ में रहा, हम इसको भी समझेंगे। तो एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और सबसे पहले जो इस पे शुरुआत होती है, जो अभी ये न्यूज़ में आया कि अभी हाल ही में एक हरदीप सिंह निज्जर हैं, हरदीप सिंह निज्जर, ये एक खालिस्तानी लीडर थे, ठीक है। खालिस्तानी टेररिस्ट थे ये, इनको लीडर कहना ठीक नहीं होगा, खालिस्तानियों के लिए लीडर थे, बट ये एक आतंकवादी के रूप में हमारे भारत के सापेक्ष अगर देखा जाए तो इनका जून 2023 में इनको मार दिया गया, जून 2023 में इनको मार दिया गया। और जो आपके तत्कालीन आप कहें या प्रेजेंट टाइम में कहें तो जो कनाडा के पीएम हैं ट्रूडो हैं, जो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपने एजेंट्स के थ्रू इनको मरवाया है, उन्होंने ये कहा, और इसका कोई वो प्रूफ भी नहीं दे सके, उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया। और आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप अगर अपने किसी स्टेज पे आकर आपकी कही गई एक एक बात जो होती है वो नोटेबल होती है, और आपने इस तरीके से किसी देश को अगर आप कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है आक्रोश उत्पन्न होगा। तो जो ये कनाडियन खलिस्तानी है, ये कनाडा के नागरिक थे, ठीक है, ये पहले एक समय भारत के नागरिक हुआ करते थे, और इन्होंने बाद में कनाडा जाके बस गए, और क्योंकि यहाँ पे इनको इनके मूवमेंट को और इनकी चीज़ों को ज़्यादा वो चीज़ें ग्रोथ नहीं मिल रही थी, भारत सरकार के द्वारा जो है इनके ऊपर काफ़ी प्रतिबंध थे, और इन्होंने यहाँ पे कई सारे
हिंसक घटनाएं देखी, जिसके चलते इनको यहाँ से निकाल दिया गया था और इनके कई सारे केसेस थे, ये भाग के चले गए कनाडा और उसके बाद उन्होंने वहाँ की जो क्या बोलते हैं उसको नागरिकता ले ली और वहाँ के सिटीजनशिप लेने के बाद ये वहीं से खालिस्तानी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे ये हेड थे, बट लीडर थे, ही वॉज अ लीडर ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट। और इसके बाद में क्या हुआ कि जब इनकी डेथ को लेके ट्रूडो ने आरोप लगाया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती चली गई, एक चेन चली इवेंट्स की। जैसे इसके बाद जो है कनाडा है, उन्होंने हमारे जो सीनियर डिप्लोमेट थे उनको एक्सपेल कर दिया, फिर भारत ने यहाँ से एक्सपेल कर दिया, ये सारी चीज़ें होती रहीं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कनाडा रिलेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री, कनाडा संबंधों की हिस्ट्री। तो कनाडा से हमारे रिलेशंस कब से बने होंगे आप लोग गेस कर सकते हैं, और जनरली यह समझिए कि जो है 1947 से हमारे इनके साथ संबंध हैं। हम दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो कि वो इस्टेब्लिश हुई 1947 में, जो राजनयिक संबंध थे वो 1947 में स्थापित हुए, और फिर धीरे धीरे ये संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, बीच में काफ़ी हमारे संबंध मजबूत भी रहे। तो उतार चढ़ाव भी आए हैं, मजबूती भी आई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कहाँ पे हमारे जो कनाडा के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे वो थोड़े डाउन होते हैं। कुछ इंसिडेंट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कनाडा ने क्या किया कि 1948 में प्लेबिसाइट जो कश्मीर में होना था उसको सपोर्ट किया। ठीक है, प्लेबिसाइट जो कश्मीर में होना था, नाइनटीन 48 में। प्लेबिसाइट का मतलब आप जनमत से समझ सकते हैं इसको आम भाषा में। तो जो जनमत संग्रह होना था कश्मीर में, उसको इन्होंने सपोर्ट किया, जो कि हमारे भारत में हम लोग नहीं वहाँ पे प्लेबिसाइट सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं या जो हमारी सरकार है उसकी सोच के अगेंस्ट इन्होंने काम किया, पहला वहाँ पे। दूसरा, जब हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम आप लोग जानते होंगे, जब तक मैं बता रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो स्माइलिंग बुद्धा जो है वो हमारा जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो उसको हम बोलते हैं, जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण था उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो न्यूक्लियर टेस्ट, अब यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा ने बता दिया है, बट जनरली आपको जो बात समझनी है वो ये है कि जब परमाणु परीक्षण हुआ, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो वहां पे भी कनाडा ने हमको अपोज किया। कनाडा ने हमको क्या किया? अपोज किया। ठीक है, तो यहां भी संबंध थोड़े से डाउन होते हैं, और इसने कहा, कनाडा ने कहा कि हमने एनपीटी का और सीटीबीटी इन सभी का जो है मतलब जो संधियां थी, ट्रीटी थी, इनको तोड़ा है। तो ऐसा आरोप लगाया कनाडा ने हमारे ऊपर। और उसके बाद सबसे मेजर आपका जो इशू होता है वो है खालिस्तान इशू। खालिस्तान इशू, तो खालिस्तान इशू की अगर बात करें तो रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हैव रिमेन्ड स्ट्रेन्ड ड्यू टू कनाडाज एलिग्ड लीनियंसी टुवर्ड्स सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान। अब ये सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको क्यों बताया है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका पर्पज़ आम लोगों के लिए भी है, और इसका पर्पज़ प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो अगर प्रिपरेशंस में अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करें अपने, और अगर मेंस में इससे रिलेटेड कोई आंसर आता है, क्वेश्चन आता है जिसका आप आंसर राइट करेंगे, तो आप ये इंसिडेंट्स दिखा सकते हैं कि कौन से इंसिडेंट है जिसकी वजह से जो हमारे संबंध है वो थोड़े ढीले हो गए, थोड़े से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे। उसके पीछे के कुछ रीज़न, क्योंकि जनरली आप आम लोगों से आज बात करेंगे तो आप जनरली लोग एक ही बात करेंगे कि खालिस्तान इशू की वजह से भारत कनाडा के जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके दो और कारण हैं। ठीक है, समय समय पर जो उन्होंने किया, एक तो हमारे परमाणु परीक्षण का विरोध, और दूसरा कि जो कश्मीर का प्लेबिसाइट था उसको लेके जो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी हमारे अगेंस्ट में था।
तो ये 3 मेजर इश्यूज थे। हालांकि अगर हम बात करें तो 2006 से 2015 तक, 2006 से 2015 तक कनाडा के पीएम रहे, कनाडा के पीएम थे स्टीफन हार्पर। ये कनाडा के पीएम थे 2006 से 2015 तक। और इनके टेन्योर में, और ये किस पार्टी से थे याद रखिएगा, ये थे कंजर्वेटिव पार्टी से। जो स्टीफन हार्पर हैं ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे और ये पीएम रहे कनाडा के 2006 से 2015 तक। और इस दौर में जो हमारे संबंध थे वो काफी अच्छे रहे, ठीक है। कनाडा एंड इंडिया एंजॉयड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय 19 हाई लेवल विजिट्स फ्रॉम कनाडा टू इंडिया। इस दौर में 19 उच्च स्तरीय वार्ताएं होती हैं, ठीक है, हाई लेवल मीटिंग्स। इस दौर में भारत और कनाडा के बीच में 19 उच्च स्तरीय वार्ता हुई। और 2011 को, इसी पीरियड में आपका आएगा 2011, जिसको कनाडा में किस रूप में मनाया गया? ईयर ऑफ इंडिया इन कनाडा, ईयर ऑफ इंडिया। आपके कई सारे यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्या है यहाँ पे कि जो कनाडा है, कनाडा में मनाया गया भारत का साल, भारत का वर्ष, ईयर ऑफ इंडिया, ये मनाया गया 2011 में। किसके टेन्योर में? स्टीफन हार्पर उस समय पीएम थे आपके कनाडा के। तो इससे पता चलता है कि कितने स्ट्रांग रिलेशंस थे हमारे उस बीच में। और 2015 में ही, अगर इसी दौर की हम बात करें तो 2015 में पीएम मोदी जी, जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने कनाडा विजिट किया था, ठीक है, बायलैटरल विजिट बाय इंडियन पीएम, इन्होंने किया था कनाडा विजिट। तो कनाडा विजिट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये पहला मौका था 2015 में, 1973 के बाद, जब कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो था वो कनाडा गया, ठीक है। इंडिया कनाडा रिलेशंस वाज एलिवेटेड फ्रॉम बायलैटरल रिलेशन टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे हमारे रिलेशंस जो थे वो बहुत अच्छे हो चुके थे। और इस विजिट से हमारे जो द्विपक्षीय संबंध थे, जो भारत कनाडा के रिलेशन है, वो काफी अच्छा हो चुका था। लेकिन 2015 के बाद से ही हमारे जो अभी तक आप देखें तो हमारे संबंध समय दर समय कनाडा के साथ खराब ही होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो आपका मेजर इशू है, अगर हम 2015 या उसके बाद की बात करें, तो वो आपका इशू है खालिस्तान, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि जो खालिस्तान का असर हमारे जो रिलेशंस पे क्या दिखाई पड़ा, हम पहले उसको समझेंगे और फिर हम इसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे खालिस्तान की, ठीक है। तो आइए देखते हैं खालिस्तान के इफेक्ट ऑफ खालिस्तान या खालिस्तान शैडो ओवर इंडिया कनाडा रिलेशंस। साल दर साल क्या अंतर आता गया खालिस्तान की वजह से, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। द खालिस्तान शैडो, हेडिंग नोट कर लीजिएगा, जो लोग प्रिपरेशन के उद्देश्य से इसको पढ़ रहे हैं वो इसको जरूर नोट कर लें। खालिस्तान शैडो ऑन या ओवर इंडिया कनाडा रिलेशंस। भारत कनाडा संबंध पर खालिस्तान का प्रभाव या खालिस्तान की छाया आप लिख सकते हैं। तो ड्यूरिंग
मिलिटेंसी इन पंजाब की हम बात करेंगे तो 1982 की हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1982, 1982। 1982 में क्या हुआ कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के कौन हैं, तो वो है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कौन है? जस्टिन ट्रूडो, ये आपके अभी के प्रधानमंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं 1982 की, जब इनके पिता पियर ट्रूडो जो है ये कनाडा के पीएम हुआ करते थे 1982 में। ठीक है, कनाडा पीएम पियर ट्रूडो। क्लियर है ये चीज? उस समय में क्या हुआ कि हमारे यहां पंजाब के 2 पुलिस वालों को मारा था तलविंदर सिंह परमार ने। तलविंदर सिंह परमार, इन्होंने पंजाब पुलिस के 2 लोगों को या 2 अधिकारियों को मारा था। पुलिस के जो पंजाब पुलिस के 2 अधिकारी थे उनको मारा और कनाडा भाग गया। कनाडा से कहा गया कि आप उन्हें हमें सौंप दीजिए, लेकिन कनाडा के जो पीएम हैं पियर ट्रूड, उन्होंने इस चीज से डिनाई कर दिया। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये खालिस्तान से जुड़े हुए लीडर हैं, व्यक्ति हैं, आतंकवादी हैं, और इनको आपने सौंपने से मना कर दिया। दैट मीन्स कि आप खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके संबंध हमसे खराब होने ही हैं। तो ये 1982 का हो गया। फिर 1984 की हम बात करेंगे, 1984 की। तो 1984 में क्या होता है कि हमारे यहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप लोगों को पता ही है, गोल्डन टेम्पल में हुआ था। अभी हम उसको खालिस्तान वाले पार्ट में इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। जनरली आप लोगों को इतना पता है कि जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, वहां से जो मिलिटेंट्स थे, जो उग्रवादी थे, जो आतंकवादी थे, उनको निकालने के लिए ये आपका गोल्डन टेम्पल में ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें करीब लगभग कहते हैं कि 493 या आप एक अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 500 खालिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया था। ठीक है, और इसमें करीब 80 से 90 के अराउंड जो है वो पुलिस वाले भी और मतलब जो सोल्जर्स हैं वो भी मारे गए थे। खैर उस सबको हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। तो ये जब ये होता है ब्लू स्टार ऑपरेशन, तो इसको भी ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, ये क्या, तो जब इन्होंने इसको अपोज किया तो जाहिर सी बात है कि आप किसको बढ़ावा दे रहे हो, जो खालिस्तानी हैं उनको बढ़ावा दे रहे हो। तो एक ये हो गया। और अगर हम देखें खालिस्तानियों से हमारे कहाँ पे भारत कनाडा के संबंध खराब हुए, तो इसके बाद हम बात करेंगे 1985 की, 1985 की। देखिए ये सारे फैक्ट हैं, ये आपको नोट रखने हैं अपने पास में, क्योंकि मेंस में जब इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको वो आम जनता वाली भाषा नहीं लिखनी होती है। इसीलिए मैं आपको बहुत सिंसियरली एक एक फैक्ट समझा रहा हूँ। नहीं तो अगर एक सामान्य जनता के लिए अगर ये वीडियो बनानी हो, जिन लोगों को कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना है, एक सामान्य रूप से बस उनको इस चीज में जानने की रुचि है, तो उनको मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता। मैं उनको एक जनरल भाषा में बताता है कि 1982 में ऐसा हुआ, 1983 में ऐसा हुआ, बताते हुए कहानी के रूप में आगे बढ़ता है। बट यहाँ मुझे कहानी नहीं सुनानी है, आपको एग्जाम में आंसर्स सही टिक करवाने हैं और मेंस में अच्छे फैक्ट आपको डालने के लिए हमें प्रेरित करना है। तो इसलिए हम इसको सब बता रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेंस में ही नहीं, प्रीलिम्स में भी इन सब में से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये खालिस्तानी मूवमेंट के बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो काफ़ी आपका नाम में हो गया है। इसके बाद एक बब्बर खालसा करके एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल करके एक संस्था है जो खालिस्तानियों की संस्था है, उसको लेके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जस्टिस सिख फॉर जस्टिस करके एक संस्था है, जिसके अभी लीडर जो पुन्नू साहब है, वो काफ़ी उनका नाम हो रहा है पन्नू। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में भी, और ख़ास करके यूपीएससी में तो ज़रूर, क्योंकि यूपीएससी को भापना बड़ा मुश्किल है। वो कहाँ से पूछ ले, अगर हम ये सोचे कि अरे वो खालिस्तानियों के बारे में नहीं पूछेगा,
तो आप ये नहीं कह सकते। वो पूछ भी सकता है, वो नहीं भी पूछ सकता है। यूपीएससी के जो पेपर सेटर होते हैं, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, उनके बारे में, उनकी मानसिकता तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्तर पर पूरी तरीके से तैयार रहना है। खैर, 1985 की हम बात करेंगे तो बब्बर खालसा, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, खालिस्तानियों की एक संस्था है बब्बर खालसा। इसने क्या किया था, जून 1985 में एयर इंडिया कनिष्क पे बमबारी कर दी थी। एयर इंडिया कनिष्क, इस पे बमबारी कर दी थी और इसमें 331 सिविलियन की डेथ हो गई थी। 331 सिविलियंस डाइड। अब चूंकि इन सभी को शरण मिली हुई है कनाडा में, तो जाहिर सी बात है कि ये भी काफ़ी इफेक्ट डालेगा भारत और कनाडा के संबंध में। अब हम 2015 के बाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाएगी कि जस्टिस ट्रूडोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडिविजुअल्स सिंपैथेटिक टू खालिस्तान्स कॉज स्ट्रेन्ड बायलैटरल रिलेशन। मतलब कि जो आपके पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के प्रति अपना झुकाव दर्शाया है। तो उस वजह से 2015 के बाद से और हमारी खटास बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, फिर 2017 की हम बात करते हैं। 2017 में तो द पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह रिफ्यूज्ड टू मीट कनाडियन डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन, एक्यूजिंग हिम ऑफ एसोसिएटिंग विद सेपरेटिस्ट। ये बात कब की है? 2017 की, 2017 की। और उस समय पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, सीएम ऑफ पंजाब, ये उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। और इन्होंने कनाडा के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं हरजीत सिंह सज्जन, हरजीत सिंह सज्जन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कनाडा, कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन से इन्होंने मुलाकात करने से साफ साफ मना कर दिया। और क्या कारण दिया कि भाई आप जो हैं वो अलगाववादियों के साथ सरकार बनाए हुए हैं। तो देखिए इसको समझिए, जो ट्रूडो की सरकार बनी है, एक्चुअल में इनको अल्पमत प्राप्त था, इनको बहुमत नहीं मिला था, यानी कि मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनकी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं थी। तो इन्होंने सरकार बनाने के लिए एनडीपी का सहयोग लिया और वो वहाँ की जो पार्टी है वो खालिस्तानी, आप कह सकते हैं कि जो खालिस्तानी लोग हैं उनकी पार्टी है, मतलब वो पूरी तरीके से खालिस्तान समर्थक पार्टी है। उसके साथ ही इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं इनका खालिस्तानियों के प्रति झुकाव का एक कारण ये भी है कि यदि उन लोगों ने इनके पीछे से सपोर्ट हटा लिया तो इनकी सरकार गिर जाएगी। अगर आप राजनीतिक तौर पे देखें, भावनाओं को किनारे कर दें कि हमारी भावनाएं कैसी क्या हैं, हमारी भारत के प्रति क्या भावना है, कनाडा के प्रति क्या भावना है, अगर हम उसको दरकिनार करते हुए पॉलिटिकल चीजों पे ध्यान दें तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जिनके साथ में है, जिसकी वजह से वो बहुमत में आई, जिस पार्टी के मिलने की वजह से वो पार्टी जो है वो खालिस्तानियों से जुड़ी हुई, खालिस्तानियों के संबंधी पार्टी है। इस वजह से यहाँ पे अमरिंदर सिंह ने इनसे मिलने से मना कर दिया था। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 2019 की, 2019, हाँ 2019 में क्या होता है कि एक रिपोर्ट आती है, पब्लिक रिपोर्ट ऑन द टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा। एक रिपोर्ट आई, पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा। और इस रिपोर्ट में
पहली बार सिख एक्सट्रीमिज्म एंड खालिस्तान को मेंशन किया गया। इस टेररिस्ट थ्रेट में किसको मेंशन किया गया? सिख एक्सट्रीमिज्म प्लस खालिस्तान। तो जो ये रिपोर्ट आई तो इसको मेंशन किया गया, लेकिन 2019 में ही इस रिपोर्ट को रिवाइज कर दिया गया। वैसाखी से ठीक एक दिन पहले इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? रिवाइज कर दिया गया। बिफोर अ डे बिफोर वैसाखी। वैसाखी से ठीक पहले इस रिपोर्ट को रिवाइज कर दिया गया और इसमें से सिख एक्सट्रीमिज्म और खालिस्तान, जो सिख कट्टरपंथी और खालिस्तान जिसको कहा गया कि वो आतंकी खतरा है कनाडा के लिए, इस शब्दों को, इनसे जुड़े हुए सभी जो भी मेंशंस किए गए थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, रिवाइज रिपोर्ट में क्या कर दिया गया? इन सबको हटा दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आपने उनको हटाया, तो आपने दिया ही ना होता नाम, और आपने नाम देकर हटा लिया, तो जाहिर सी बात है कि भारत पर इसका प्रभाव पड़ना है, क्योंकि खालिस्तान जो है वो पूरी तरीके से भारत के अगेंस्ट में ही काम कर रहा है। हालांकि कनाडा ही नहीं, अभी और सारे देशों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम स्पेसिफिक खालिस्तान के बारे में बात कर रहे होंगे, अभी हम केवल उन फैक्ट्स को देख रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इंडिया कनाडा रिलेशंस के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 2020 की बात करेंगे। 2020 में क्या हुआ? इंडिया एक्यूज्ड ट्रूडो ऑफ इंसाइटिंग एक्सट्रीमिस्ट व्हेन ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट न्यू दिल्लीज रिस्पांस टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड प्लीडिंग सपोर्ट फॉर देयर राइट्स। 2020 में ट्रूडो ने, जो नई दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था, हालांकि उस आंदोलन को एक दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया गया था। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अगर आप किसी पार्टी की नज़र से नहीं देखते हैं, अगर आप कोई विशेष राजनीतिक सोच बना के नहीं देखेंगे, अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें किसान कम थे और खालिस्तानी उग्रवादी उसमें ज़्यादा थे। और वहाँ पे जो वो झंडा वगैरह वाला कांड हुआ था, लाल किला वाला, वो भी आप लोगों को पता होगा अच्छे से। तो अगर आप पार्टी की नज़र से ना देखें, क्योंकि कुछ पार्टियां थी जो उस आंदोलन के समर्थन में थी, लेकिन खालिस्तानियों के उस कांड के बाद में उन्होंने समर्थन तो नहीं दिया, लेकिन वो उनके अगेंस्ट भी नहीं रहे, कभी उन्होंने उस पर कोई कमेंट नहीं दिया। तो अगर आप पार्टी के नज़रिए से हटके देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस किसान आंदोलन में बहुत सारे खालिस्तानी लोग भी शामिल थे। ठीक है, जहाँ किसान थे वहीं पे किसान से अधिक मात्रा में खालिस्तानी लोग भी मौजूद थे। तो इस वजह से अब ट्रूडो ने क्या किया? ट्रूडो ने भाई कहीं ना कहीं वही कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको लेके कंसर्न दिखाया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी उनको हम नहीं पसंद करेंगे। फिर 2022 में इन 2022 ट्रूडोज लिबरल पार्टी फॉर्म्ड एन अलायंस विद द न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी लेड बाय जगमीत सिंह, हु ओपनली एंडोर्स्ड द खालिस्तान रेफरेंडम ऑन कनाडियन सॉइल। 2022 में सबसे बड़ी चीज होती है, 2022 में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो ट्रूडो की लिबरल पार्टी है, ये दोनों किस पार्टी से हैं? लिबरल पार्टी। ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है, वो जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि एनडीपी के साथ में, एनडीपी आपकी जो है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेड बाय जगमीत सिंह। तो लिबरल पार्टी प्लस एनडीपी, एनडीपी मतलब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर इसको हिंदी में हम देखते हैं तो नया लोकतांत्रिक दल, ये दोनों की मिलीजुली सरकार बनती है। और एनडीपी जो है उसको लीड कर रहे हैं जगमीत सिंह। एनडीपी के लीडर कौन है? जगमीत सिंह। तो जगमीत सिंह जो एनडीपी के लीडर हैं, उनके साथ में मिलके लिबरल पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। अब लिबरल पार्टी ने अपनी सरकार तो बना ली,
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये जगमीत सिंह हैं, ही ओपनली इंडोर्स द खालिस्तान रेफरेंडम ऑन कनाडियन सॉइल। इन्होंने, अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप एक जनमत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक जनमत हुआ था, कनाडा में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भी हुआ था, और भी कई जगह यूएस में भी हुआ है। तो कई जगह पे आपका रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह हुआ था। तो उसको लेकर इन्होंने ही, उस जनमत संग्रह को आप ऐसा कहेंगे कि इन्होंने ही वो जनमत संग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। मतलब कि ये पूरी तरीके से प्रो खालिस्तानी है, यानी कि पूरी तरीके से खालिस्तान समर्थक हैं। तो इस वजह से भाई भारत में हो गया इनको लेके और भी ज़्यादा कनाडियन जो हमारे रिलेशंस थे वो और ख़राब हो गए। और 2023 में ड्यूरिंग द रिसेंट G20 समिट इन न्यू दिल्ली, पीएम मोदी कन्वेड स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स अबाउट कंटिन्यूइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन कनाडा। जो कनाडा में लगातार अलगाववादियों के जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको लेके अपने स्ट्रॉन्ग कंसर्न जताए। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये अभी रिसेंट का क्रिएट हुआ जब G20 में ये सारी बातें की गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि अभी अगर आप ट्रूडो की हिस्ट्री देखें, जो हमारे ये जस्टिन ट्रूडो हैं, जो प्रेजेंट टाइम के कनाडा के पीएम हैं, आप इनकी बात करिए, इनके पिताजी पूर्व में थे, इन्हीं की अगर आप बात करें तो एक व्यक्ति ने इनके कुछ कोई एक पिक्चर हाथ से बनाई थी, एक पोस्टर बनाया था जिसमें इनको कुछ, मेरे ख्याल से कुछ गलत प्रदर्शित किया था। मतलब कि हाँ, एक ऐसे फांसी का फंदा बना हुआ है और उसके आगे उनको ऐसे खड़ा कर दिया उस फोटो में ऐसा। तो उन्होंने उसको जेल में डलवा दिया। एक और हुआ था जिसमें ट्रूडो को ही लेके उसने क्या किया था, ट्रूडो के घर पर उसने जूता फेंका था, नहीं ट्रूडो के घर पर, ट्रूडो पर भी नहीं, ट्रूडो के घर पर, जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इनके घर पर उसने पत्थर फेंका कुछ। हाँ, तब भी उसको जो है वो जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन जब खालिस्तानी वहां पर अपना जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट चल रही है, तब आप भारत को, जब भारत ने उनसे आग्रह किया, कनाडा से आग्रह किया, ट्रूडो से आग्रह किया कि आप वहां पर थोड़ा इन चीजों को कंट्रोल करें जो एंटी इंडिया चीजें चल रही हैं, तो इन्होंने कहा कि ये उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, ये उनके अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक होगी अगर हम उनको इस चीज के लिए रोक लगाएं। तो जब आपका किसी ने पोस्टर बनाया तब आपको अभिव्यक्ति की आजादी याद नहीं है, आपने उसको जेल में डाल दिया। जब किसी ने आपके घर पे पत्थर फेंका तो वो उसके विचारों की आज़ादी नहीं थी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, उसको आपने जेल में डाल दिया। लेकिन जब एंटी इंडिया कोई मूवमेंट चल रहा है, उसको हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हो कि ये उनकी जो आज़ादी है, जो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, उस पर कहीं ना कहीं रोक होगी, इसलिए हम उनको नहीं रोक सकते। तो ये दोहरा मापदंड वो लेके चल रहे हैं, जो कि हमें दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, जिसकी वजह से इनसे संबंध हमारे दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। अब चूंकि संबंध खराब हो रहे हैं तो हम इन संबंधों पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आइए हम उसको भी देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस। भारत कनाडा संबंध के महत्व। देखेंगे सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग। तो सबसे पहला तो जो महत्व है वो यही है कि Canada's Indo-Pacific strategy has listed India an important partner in the Indo-Pacific region. It has marked out China as an increasingly disruptive global power while referring to India as a critical partner with shared traditions of democracy and pluralism. इन्होंने भारत को
कहा कि वो इस क्षेत्र में हमारा क्रिटिकल पार्टनर है और हमारे इनके साथ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, कनाडा में भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, प्लूरलिज्म है यानी कि बहुलवाद है, बहुत प्रकार के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम साझा करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लिए हम दोनों का संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक ये पॉइंट हो गया, इसके बारे में आप और चीज़ें अपने दिमाग से सोच सकते हैं, अपना और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हम हेडिंग सिर्फ इसीलिए बता दे रहे हैं कि अगर आपको मेंस का आंसर राइटिंग इससे रिलेटेड करना हो तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया इज कनाडाज 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो भारत है वो कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है या साझेदार है। ठीक है, इंडिया इज कनाडाज 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा स्टैंड्स एट 5 बिलियन यूएस डॉलर्स। जो इनका अगर हम ट्रेड की बात करें, यहाँ पे बाइलेटरल ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है, मल्टीलेटरल की बात नहीं हो रही है, द्विपक्षीय व्यापार की बात हो रही। तो इसमें जो हमारा ट्रेड है वो 5 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। ठीक है, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये हमारा वहां से व्यापार का पूरा जो अगर देखा जाए भारत और कनाडा के बीच में जो होता है। और कनाडा की 400 कंपनीज जो हैं वो इंडिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, 400 कैनेडियन कंपनीज प्रेजेंट इन इंडिया या उनकी प्रेजेंस है। ठीक है, और इसके अलावा हम दोनों यानी कि भारत और कनाडा जो हैं वो मिलकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट की तरफ भी काम कर रहे हैं। किस पर काम कर रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं FIPA। क्या बोलते हैं? FIPA, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। इसके बाद हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट आपका इनके हमारे इस संबंध का जो महत्व है वो उसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कोऑपरेशन यानी कि विकास सहयोग या विकास में सहयोग, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, विकास में सहयोग। तो कनाडा हैज इन्वेस्टेड नियरली 24 मिलियन अमेरिकन डॉलर इन 2018-19। कितने मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है? 24 मिलियन यूएस डॉलर्स। कितने प्रोजेक्ट्स पे? 75 प्रोजेक्ट्स पे। भाई जो कनाडा है उन्होंने कनाडा की तरफ से भारत में 75 जो प्रोजेक्ट हैं उन पर 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो ग्रांट है थ्रू इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जो कनाडा की गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, कनाडा गवर्नमेंट की जब हम बात करेंगे उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जब भी हम सरकार के द्वारा अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नाम देते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कनाडा के कई सारे एनजीओज के थ्रू हमें इतनी फंडिंग मिली हुई है। ठीक है, एक इन्हीं में से एक एनजीओ है वहां का ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा। क्या नाम है? ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा। इसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की,
ऊर्जा क्षेत्र, अगर हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं, इंडिया एंड कनाडा साइंड अ न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 2010 for which a joint committee on civil nuclear cooperation was constituted by both the countries and uranium supply deal has been signed during PM Modi's visit in 2015। तो 2010 में भारत और कनाडा ने परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए। 2010 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए खास करके, 2010 में परमाणु सहयोग समझौता, न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, तो भारत ने, अब देखिए सीधे से क्वेश्चन क्या बना, भारत ने कनाडा के साथ परमाणु सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर कब किए, तो आपका आंसर होगा 2010। और पीएम मोदी की जब विजिट होती है 2015 में, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1973 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जो हैं वो कनाडा की विजिट पे गए थे, तो उनकी विजिट के दौरान जो यूरेनियम की सप्लाई थी वो भारत को मिली, मतलब ये डील साइन हो गई कि भारत को कनाडा क्या देगा, यूरेनियम देगा। ठीक है, ये डील हुई, साइन हुई 2015 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर गए थे। इसके बाद एक और सेक्टर नोट कर लीजिए, साइंस एंड टेक एंड स्पेस। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए है। अगला आपका सेक्टर हो जाएगा साइंस एंड टेक एंड स्पेस। साइंस एंड टेक एंड स्पेस की हम जब बात करेंगे तो इसरो एंड सीएसए यानी कि कनाडियन स्पेस एजेंसी हैव साइंड एमओयूज फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। तो हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, इसरो, ठीक है। और कनाडा की जो है वो है आपकी सीएसए, कनाडियन स्पेस एजेंसी। तो इन दोनों के बीच में क्या साइन हुआ है, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। कुल मिला के इन दोनों का साथ में काम करने का जो है इन लोगों ने समझौता कर रखा है, ठीक है, कि जो भी हमारा आउटर स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, बाहर का जो क्षेत्र है हमारे अंतरिक्ष का, उस पर हम दोनों मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक एंट्रिक्स है जो कि कॉमर्शियल और आर्म है इसरो की, एंट्रिक्स, क्या है, एंट्रिक्स, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसने कई सारे कनेडियन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है, इसने कई सारे कनेडियन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है। और इसके बाद आपका लास्ट जो है सेक्टर वो है एजुकेशन सेक्टर। कौन सा है, एजुकेशन सेक्टर। के बाद हम क्या देखेंगे, एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि सिंस 2018 इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। दिस हैज हेल्प्ड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड एजुकेशन टू डोमेस्टिक स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो 2018 से जो कनाडा में सबसे ज़्यादा जो विदेशी छात्र हैं
उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर में है वो है भारत के। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं? भारत के हैं। इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंडिया लार्जेस्ट सोर्स कंट्री, लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है किसकी? ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अंतरराष्ट्रीय जो छात्र जितने भी कनाडा में पढ़ते हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपके इंडिया से ही हैं 2018 से लगातार। तो अब इसका क्या फायदा होता है? तो इसका फायदा समझिए कि जैसे अगर जब भारत से या किसी भी देश से कोई कनाडा में पढ़ने जा रहा है तो वो पूरी फीस दे रहे हैं, सारी चीज़ें वो अवेलेबल करा रहे हैं। कोई स्कॉलरशिप तो उनको मिलती नहीं है कि कनाडा की गवर्नमेंट फ्री में पढ़ा रही है या फीस कम कर दे रही है। तो लगातार इससे इनको अच्छा खासा एक सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, और जो सोर्स ऑफ इनकम मिलता है उसी का वो यूज़ करते हैं, जो वहाँ के जो कनाडा के जो स्टूडेंट हैं उनको सब्सिडाइज एजुकेशन देने में, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में उनको सब्सिडी मिलती है, यानी कि आप कह सकते हो कि फीस कम, खर्चा कम होता है। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि भारत या ऐसे बहुत सारे देशों के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, और चूंकि भारत के सबसे ज़्यादा हैं इसलिए भारत को यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि भारत के सबसे ज़्यादा छात्र जो है वो कनाडा में हैं। इसलिए ही वो आराम से कनाडा के जो लोकल हैं, जो कनाडा के सिटीजन स्टूडेंट्स हैं, उनको सब्सिडाइज एजुकेशन दे पाते हैं, सब्सिडी युक्त जो है शिक्षा उनको प्रदान की जा रही है। तो ये पूरा कनाडा के संबंध में बात हो गया। सोचा तो था कि हमने इसी में खालिस्तान के बारे में बताएंगे, लेकिन खालिस्तान खुद में एक आधे पौन घंटे का टॉपिक है, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ बताते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें पूरा हम आपको खालिस्तान मूवमेंट भी समझा देंगे। तो ये सारे सिग्निफिकेंस की बात हो गई। हमने इंडिया कनाडा रिलेशन की हिस्ट्री पढ़ ली, प्रेजेंट टाइम में क्या क्यों वो हाईलाइट है न्यूज़ में, हमने वो पढ़ लिया। हमारे रिलेशंस में क्या हमारे सिग्निफिकेंस है, मतलब इन रिश्तों से क्या फ़ायदे हैं, क्या पॉइंट्स हैं, वो हमने देख लिया। इसके अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे संबंध हैं वो खालिस्तान की उस पर क्या प्रभाव रहा, संबंध हमारे कब कब खराब रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियरली यहाँ पे समझ ली हैं। थोड़ा सा खालिस्तान का हम एक स्टार्ट आपको कर देते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि अगले लेक्चर में हम उसको किस तरीके से बिल्डअप करने वाले हैं। तो जो खालिस्तान है, जिसकी वजह से ये सारा आज के समय में जो ये न्यूज़ में आज के समय सबसे ज़्यादा जो बवाल जिस वजह से है, वो किसकी वजह से है? खालिस्तान की वजह से है। खालिस्तान क्या है? तो सबसे अगर जनरल भाषा में कहें तो सिखों के लिए अलग देश, जनरल भाषा में हम कहें जनरली, सिखों के लिए अलग देश या स्थान। ठीक है, इसको आप कहेंगे लैंड ऑफ खालसा। और खालसा की अगर मीनिंग देखें तो वो उसका मीनिंग होता है प्योर, यानी कि शुद्ध। ठीक है, खालसा की मीनिंग क्या होती है? प्योर अर्थात शुद्ध। ये चीज यहां पे समझ में आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट आउट करें खालसा को, तो खालसा जो है ये 1699 में बना, 1699 में खालसा की स्थापना होती है, इस्टेब्लिश्ड बाय गुरु गोविंद सिंह। और 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा की स्थापना की जाती है, जो कि थे सिखों के 10वें गुरु, 10th गुरु ऑफ सिख। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा की स्थापना की। और खालसा का अर्थ इन्होंने बताया कि प्योर या शुद्ध, जो हमने आपको यहाँ पे अभी इंडिकेट किया है। ठीक है, यहाँ से ये तो सिर्फ खालसा की बात होगी। अब हम वापस आएंगे खालिस्तान पे। तो खालिस्तान को लेके अगर आप देखो तो स्टोरी की जो शुरुआत होगी वो 1920 से होगी। कब से होगी?
1920 से होगी, जिस समय हमारे भारत में चल रहा था गांधी जी का असहयोग आंदोलन। ठीक है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी समय गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसी टाइम में किसकी शुरुआत हुई? गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने कई सारे गुरुद्वारों पे अपना कब्जा कर लिया था, और जो है अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वो कब्जा किया था, उसके लिए वो उनका प्रयोग कर रहे थे। फिर 1920 से पहले जो सिख गुरुद्वारा थे उनका संचालन करते थे, जिनको कहते थे उदासी सिख महंत। और फिर वही जो है उदासी सिख महंत जो थे, उनको ब्रिटिशर सपोर्ट करते थे, क्योंकि क्योंकि क्या कहना, खैर ठीक है, वो उनको सपोर्ट करते थे। और गुरुद्वारा की जो आय थी उसको उदासी सिख महंत अपनी आय मानते थे, उसको अपनी आय मान के रखते थे। और जनरल डायर को जो है इन्होंने, जो उदासी सिख महंत थे जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हैं, उनको सरोबा की उपाधि दी, ऑनर दिया। ठीक है, रोब ऑफ ऑनर, ठीक है, सरोबा वो भेंट किया था। और ऐसे बहुत सारे करप्ट महंत थे, वो जो उदासी महंत जितने हुआ करते थे वो सब बहुत करप्ट थे। उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ही, उनसे उनसे दूर करने के लिए गुरुद्वारों को ये मूवमेंट चलाया गया था, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। तो इसके लिए अकाली दल का निर्माण किया गया था। जो अकाली दल आप देखते हैं, आप सुनते हैं, उसका निर्माण इसी आंदोलन के समय में ही किया गया था। और ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको खालिस्तान के बारे में बताएंगे, जहाँ से आपको पूरी खालिस्तान की स्टोरी समझ में आएगी। फिलहाल अभी हम लेक्चर को यहीं पर आपका एंड करते हैं। इंडिया कनाडा रिलेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि आप खालिस्तान वाला जो हमारा लेक्चर है उसको ज़रूर देखेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट, मैं कह सकता हूँ कि 12 से 15 आवर में आपको वो मिल जाएगा, खालिस्तान वाला लेक्चर भी। तो चलिए फिलहाल हम अलविदा लेते हैं। वीडियो को शेयर जरूर लोगों से करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट जरूर करिए। खालिस्तान पे जो वीडियो आने वाली है, खालिस्तान पे जो हमारा लेक्चर रहेगा, और उसमें हम खालिस्तान का पूरा मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, कैसे चीज़ें हुई, और कब वो एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ शुरू होते होते और कब वो आज एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में देखा जाता है, टेररिस्ट मूवमेंट बन चुका है। तो ये सारी रिफॉर्म्स, ये सारे चेंजेस, ये सारे नेगेटिव चेंजेस हम सभी को बहुत डीपली और एक एक फैक्ट के साथ में समझेंगे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।